नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका देवभूमि। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक इस वक्त लगातार चल रही है। उपनल कर्मचारियों के विशेष भत्ते में संशोधन प्रस्ताव को भी आज इस बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा रोपवे निर्माण, पर्यटन विभाग से संबंधित नियमावली पर भी मोहर लग सकती है। निवेश और अवस्थापना नीति पर कैबिनेट में चर्चा होगी। नीति आयोग की तर्ज पर निजी सेतु एजेंसी पर भी निर्णय कहीं न कहीं संभव है। कई विभागों की संशोधित नियमावली पर भी कैबिनेट मोहर लगा सकती है। वहीं अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट पर भी कैबिनेट में चर्चा की संभावना है। राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी पर चीनी और नमक देने का भी प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। फिलहाल ये बैठक इस वक्त लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में सैन्य धाम के निर्माण कार्य को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सैन्य धाम के निर्माण कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम का स्वरूप भव्य और दिव्य हो। इसके लिए अन्य राज्यों के सैन्य धामों की जो स्टडी की गई है, उनमें जो बेहतर कार्य किए गए हैं, उन कार्यों का समावेश सैन्य धाम में किया जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सैन्य धाम में उत्तराखंड की झलक दिखे। सैन्य धाम के आसपास केदारखंड एवं मानस खंड की थीम पर आधारित क्या गतिविधियां हो सकती हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। इस बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू भी मौजूद रहे। आज उसकी मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूं और पहले भी समीक्षा कर चुका हूं। जो भी कमी है या उसको और तेजी लानी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के ऐसे रणबांकुरे जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, तो उनके स्मृति में ये सैन्य धाम बन रहा है। हमारा बहुत पूज्य स्थल है और हर शहीद सैनिक की स्मृति उससे जुड़ी हुई है। सभी का मैं कहूँ कि एक तरफ से श्रद्धा का वो केंद्र रहेगा, इसलिए उसकी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना, उन्होंने प्रेस ग्राउंड से कहा था कि जब यहाँ बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। उनकी भावना के अनुरूप हमारी सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है। 45% काम पूरा हो चुका है। हमने पूरे देश के सभी स्मारकों का अध्ययन करने के बाद उसमें से जो बेस्ट है उसको हम निकाल कर लाए हैं और आज हमारी हाई पावर कमेटी की अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में स्विस शिक्षा समूह के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में साझेदारी पर चर्चा की गई। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन के दृष्टिगत अपार संभावनाएं हैं, लिहाजा इस क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। अगर राज्य के युवाओं को पर्यटन और होटल व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हैं तो ऐसे में उन्हें रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही सीएम धामी ने प्रतिनिधिमंडल से इस बात पर भी चर्चा की कि अगर राज्य के युवाओं को पर्यटन और होटल व्यवसाय के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के कुछ प्रशिक्षकों से ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था हो सकती है तो इस दिशा में भी कार्य किया जाए। हालांकि युवाओं के प्रशिक्षण के लिए संसाधनों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। यही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट कोर्स की सुविधा मिलने से उनके हुनर को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए स्विस एजुकेशन ग्रुप से भी मदद ली जाए। सीएम धामी ने छात्रों को बेहतर व्यवसायिक शिक्षा मिले, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की बात कही। इसके अलावा अगर स्विट्जरलैंड से कोई प्रतिनिधिमंडल राज्य में पर्यटन, शिक्षा और साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने आना चाहता है तो उसका देवभूमि उत्तराखंड में सरकार पूरा सहयोग करेगी। वहीं बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। यात्रा शुरू होने में महज 4 दिन का समय ही बचा है, इसलिए राज्य सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी यात्रा के दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना
न करना पड़े। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा से संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों को इस बाबत सख्त निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा संपन्न होने तक व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त रहें, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सीएम ने कहा कि जब शुरुआती दौर में यात्रा की तैयारियां शुरू की गई थी तो उस दौरान लग रहा था कि चारधाम में पिछले साल की तुलना में कम श्रद्धालु आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे यात्रा नजदीक आ रही है, इसी क्रम में उम्मीद बढ़ रही है कि इस साल यात्रा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करेगी। ऐसे में इस यात्रा के दौरान स्थलीय व्यापारियों, साधु संतों के साथ ही सभी लोगों से अपेक्षा है कि वो अपनी हर संभव सहायता करें। साथ ही सीएम ने कहा कि शुरुआती दिनों में धामों के लिए लिमिट तय करने की बात थी, लेकिन इसे लिबरल कर दिया गया है। ऐसे में जो भी श्रद्धालु आएंगे उन सभी को दर्शन करवाए जाएंगे। कुल मिलाकर राज्य सरकार इस चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। चारधाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, इस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा। केदारनाथ हेली सेवा के लिए मंगलवार से दूसरे फेज की टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। दूसरे फेज के लिए 1 मई से 7 मई तक के लिए टिकट बुक किए जा रहे हैं। IRCTC की वेबसाइट पर केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालु टिकट बुक करा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक टिकट बुकिंग की गई थी, जो एक ही दिन में फुल हो चुकी थी। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि दूसरे फेज की टिकट भी एक ही दिन में फुल हो सकती है। CEO यूकाजा सी रविशंकर ने बताया कि IRCTC की वेबसाइट पर मंगलवार 12 बजे से टिकट बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिस तरह से श्रद्धालुओं में पहले फेज में उत्साह देखा गया था, वही उत्साह सेकंड फेज में भी होने की उम्मीद है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि पहले दिन ही टिकट बुकिंग फुल हो जाएगी। तो अप्रैल 25 तारीख से अप्रैल 30 तारीख का अवधि के लिए टिकट्स जो है हमने 8 अप्रैल को खोले थे। वो एक ही दिन में जो है 100% टिकट्स जो है सोल्ड आउट हो गया था। अभी आज जो है 18 तारीख अप्रैल को हम मई 1 तारीख से 7 तारीख का अवधि के लिए टिकट्स का जो है बुकिंग खोल रहे हैं। हम इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो है 100% बुकिंग जो है आज ही हो जाना चाहिए। और पिछले बार का जो भी बुकिंग हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस भी किया है, तो ओवरऑल जो है कंट्री में जो है इसका ऐसा उत्साह दिख रहा है कि जो है काफ़ी लोग जो है बुकिंग कर पा रहे हैं। एक्चुअली 2 कारण है। एक कारण तो अभी IRCTC का वेबसाइट नए सिरे से अभी शुरू किया है, तो जब तक ये पूरा जो सेटल होता है तब तक को जो है हम टेस्ट भी करना चाहते हैं, तो इसलिए अभी छोटे छोटे अवधियों में जो है खोल रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि चंदन राम दास ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के परिवहन मंत्री है चंदन राम दास। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार तैयार है। परिवहन विभाग चारधाम यात्रा बेहतर कैसे हो इसके लिए तैयार है। ड्राइवर के रहने और खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। डॉक्टरों की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं नितिन गडकरी जी के साथ बैठक में कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है चंदन राम दास ने, आपको सुनवाते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में परिवहन मंत्री चंदन राम दास जी हमारे साथ है। सर, अगर परिवहन विभाग की बात करें तो चारधाम यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारी उत्तराखंड में है? परिवहन विभाग द्वारा इस बार चारधाम यात्रा की विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशन में और मैंने स्वयं कई बैठकें चारधाम यात्रा की हैं और इस बार परिवहन विभाग चारधाम यात्रा में लगभग 5000 गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है और हम रोटेशन समिति द्वारा भी गाड़ियां लगा रहे हैं। राज्य सरकार की गाड़ियां भी आ रही हैं और अन्य राज्यों से भी हम गाड़ियों का प्रबंध कर रहे हैं और 100 बसें हम रोडवेज की लगा रहे हैं, 100 बसें हम केमो की लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि पिछले बार लगभग 47 लाख यात्री उत्तराखंड आए थे। इस बार ये संख्या 50 लाख से ऊपर जाएगी। इसलिए पहले हमारी प्राथमिकता होगी जो भी उत्तराखंड में आए वो दर्शन करके जाए,
उसकी यात्रा सुरक्षित हो। सर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में कल एक बैठक भी हुई है आप लोगों की। इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, खासतौर पे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो? कल विज्ञान भवन दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में पूरे देश के परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें एक कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी ने 5 बिंदुओं पर अपनी अनुशंसा दी थी कि प्रदेश में गाड़ियों की स्पीड क्या होनी चाहिए। उन्होंने एक गाइडलाइन तय की है, 100 की, 120 की, 80, 60 की। उस परिप्रेक्ष्य में हमने ये कहा, जो भारत सरकार की जो कमेटी है उसको हम लागू करेंगे, परंतु पर्वतीय क्षेत्र में टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, भूस्खलन क्षेत्र है, ये स्पीड हमारे वहाँ फिजिबल नहीं होती है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने सुझाव दिया कि राज्य अपने हिसाब से भी अपने मानकों को चेंज कर सकता है। मेरे वहाँ भी लगभग 20 आरटीओ क्षेत्र हैं, जिसमें 6 पर हम काम शुरू कर रहे हैं, मगर जो हमारे पर्वतीय जिले हैं वहाँ 14 जिलों में कोई भी आवेदक नहीं आ रहा है। उसका कारण पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 20% गाड़ियों का पंजीकरण है और मैदानी क्षेत्र में 80% गाड़ियों का पंजीकरण है। मैंने माननीय मंत्री से कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के जिलों के लिए विशेष छूट हो, मानकों में छूट प्रदान की जाए। तीसरा, इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एमजीटी द्वारा जो डीजल और पेट्रोल के पुराने वाहन हैं उनको रिप्लेसमेंट किया जा रहा और आने वाला समय इलेक्ट्रिकल वाहनों का है। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूंकि परिवहन निगमों की स्थिति ऐसी नहीं है वो गाड़ियां खरीद सकें, इसलिए आप अपनी डिमांड दे दें। मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम आपको गाड़ियां उपलब्ध कराएंगे। और मैंने उत्तराखंड में देहरादून और हल्द्वानी की डिमांड की थी, देहरादून में खुल गया। हल्द्वानी में भी चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है। यदि कुमाऊं गढ़वाल दोनों में हमारे चालक प्रशिक्षण केंद्र ठीक ठाक ढंग से खुलते हैं तो प्रदेश में लाइसेंसिंग व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री चंदन राम दास जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 4 धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की पूरी तैयारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में भी तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई है। अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपनी विधानसभा सोमेश्वर के नौगांव में 90 लाख रुपयों की लागत से बने लिफ्ट सिंचाई योजना का लोकार्पण कर ग्रामीण जनता को समर्पित किया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के लोगों को विकास योजनाओं का लाभ देना है और नौगांव क्षेत्र के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा और कृषि व उद्यान की खेती का भी फायदा होगा। गाँव की भूमि बहुत समय से जो है सिंचित होने के लिए एक योजना की लगातार वहाँ क्षेत्र वालों की ओर से डिमांड आ रही थी, जिसको लेकर मुझे बेहद खुशी के साथ यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज वह योजना जो है नौगांव सिंचाई पंपिंग योजना जो है आज लोकार्पित हो गई है और यह योजना लगभग 90 लाख की धनराशि के साथ में बनी है। और मैं समझती हूँ कि नौगांव वालों को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरत की जो उनकी चीज़ थी कि उनकी भूमि जो है सिंचित हो, इसके बाद से मैं समझती हूँ कि अब उनको कभी पानी का या सिंचाई का कभी कोई संकट का सामना नहीं करना पड़े। वहीं देहरादून के प्रेमनगर में हुई बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज मृतक महिला से पैसे उधार लेना चाहता था, लेकिन बार बार महिला के मना करने पर गुस्से में आकर पंकज ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार पंकज का कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं है। जो इसमें जो अभियुक्त है पंकज शर्मा उर्फ बंटी, ये वहीं रूम नंबर 1 प्रेमनगर जहाँ पर घटना घटी है उसके पास से रहने वाला है और इसने बेसिकली लगभग 15,000 10,000 का लोन और 5,000 जो अपने बच्चे के खर्चे को चुकाने के दृष्टिगत पैसा अरेंजमेंट जो करना था उसके उधार मांगने गया था
11 तारीख को मृतका के पास सुबह भी गया, शाम को भी गया, 6:30-7 के बीच दोनों टाइम मृतका ने मना किया और उसी बात को शराब के नशे में था, उसी बात को लेकर के रंजिशन गुस्से में आकर के उसने मृतका का जो है जो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है उससे गला देता। रुड़की के नगर निगम सभागार में मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने जनता की समस्याओं को सुना। तहसील दिवस के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं सामने आई, जिनके निराकरण के लिए डीएम ने अफसरों को निर्देश दिए। सबसे ज्यादा शिकायतें लोक निर्माण विभाग, पेयजल और जल निगम से संबंधित रहीं। इसके अलावा नगर निगम के 3 पार्षदों ने भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं प्रमुखता से उठाई। आज जो पिछला तहसील दिवस हमारा ड्यू था उसमें मैं नहीं आ पाया था क्योंकि एक वीआईपी मूवमेंट हुआ था, तो आज करीब लगभग 2-2.5 महीने बाद मेरा आना हुआ। 46 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं और उन 46 शिकायतों में से 3 का ही निस्तारण मौके पर हम लोग कर पाए हैं। बाकी जो शिकायतें हैं उसका बहुत ही समयबद्ध ढंग से निस्तारण हो, संबंधित विभागों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये शिकायतें सही समय पर निस्तारित हो जाए। शासन ने समय निर्धारित किया है, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में रहें। वहीं अल्मोड़ा में महिला थानाध्यक्ष से अभद्रता करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। अल्मोड़ा मल्ला दन्या निवासी मोहित जोशी पर उसकी पत्नी ने मारपीट करने और दहेज के लिए उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए फरवरी में महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसका पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और उसे मारता पीटता है। मामले में जांच की जा रही थी। जांच स्वयं महिला थानाध्यक्ष बरखा कन्याल कर रही थी। इस दौरान वो पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता जानने के लिए आरोपी मोहित जोशी के मल्ला दन्या स्थित आवास पर पहुंची और मामले की सत्यता परखने की कोशिश की। थानाध्यक्ष बरखा कन्याल ने बताया कि आरोपी मोहित के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में उससे बात की गई, लेकिन वो जांच की प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार ही नहीं हुआ। उसे बहुत समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो ज्यादा उत्तेजित होकर अभद्रता पर उतर आया और सरकारी कार्य में बाधा डालने लगा। उसके बाद भी उसे समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मोहित जोशी पुत्र प्रहलाद जोशी, जो कि मल्ला दन्या थाना अल्मोड़ा के निवासी हैं, इनके खिलाफ ऑलरेडी एक मुकदमा चल रहा है जो इनकी पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज से संबंधित मुकदमा इनके ऊपर किया है। जिस मुकदमे की कार्रवाई के लिए नक्शा नजरी बनाने के लिए हमारी सब इंस्पेक्टर उनके जो आवास पर गई थी नक्शा नजरी बनाने के लिए वादिनी के साथ और अपने महिला पुलिस के साथ, वहाँ पर महिला सब इंस्पेक्टर के साथ अभियुक्त मोहित जोशी ने उनके साथ अभद्रता करी है और उनके सरकारी कार्य में बाधा डालने की भी पूरी कोशिश करी है और इसी वजह से इनकी वहाँ पे गिरफ्तारी करके इन पे मुकदमा लिखा गया महिला थाने पर। पौड़ी जिले के द्वारीधार में नवनिर्मित कांजी हाउस का विधायक राजकुमार पौड़ी और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने पूजा अर्चना के साथ रिबन काटकर विधिवत लोकार्पण किया। ये कांजी हाउस नगरपालिका द्वारा बनाया गया है और इसके निर्माण से शहरवासियों को आवारा मवेशियों की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जगी है। इस कांजी हाउस में 40 मवेशियों को रखा जा सकेगा। और मैंने आपसे आग्रह किया है कि और ज़मीन देखिए, विधायक जी और अध्यक्ष जी मिलके, और जिलाधिकारी भी यहाँ अनुकूल हैं, वो भी गौ सेवक हैं, तो यदि सब लोग एक सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो एक बड़ी गौशाला बन सकती है। साथ ही जो लोग टैगिंग है पूरे उस पर, जो लोग ऐसे छोड़ रहे हैं उनको नगरपालिका और पुलिस मिलके उनका चिन्हीकरण है। और ये मांग थी कि यहाँ पर एक कांजी हाउस होना चाहिए पशुओं के लिए, गायों के लिए, गौ माता के लिए, तो वो आज उसका उद्घाटन हुआ है, शुरुआत हुई है और इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा कार्य हुआ है और शुरुआत में जो कार्य किया जाता है वास्तव में बड़ी कठिनाई के साथ उसको पूरा किया जाता है। वहीं हरिद्वार में शिक्षा विभाग पहली बार सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा के 24 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। इन अध्यापकों को उन्हीं विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ते होंगे। जिले में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होने से सैकड़ों मूक बधिर, नेत्रहीन, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा।
जिनमें विकलांग बच्चे आते हैं और अन्य प्रकार के जो भी होते हैं, उन बच्चों के लिए इस वर्ष जनपद में 24 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से 5 हमारे SC के होंगे, 1 बच्चा ST का है, तीन टीचर OBC के होंगे और 1 फिजिकली हैंडीकैप और 12 अदर्स होंगे। तो ये अध्यापक उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और इन अध्यापकों की नियुक्ति उन्हीं विद्यालयों में कराई जाएगी जहां इस प्रकार के बच्चे अध्ययनरत हैं। पौड़ी के धुमाकोट और रिखणीखाल तहसील के 25 गांवों में बाघों के आतंक के चलते नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इसके साथ ही इन इलाकों में शिक्षण संस्थाएं बंद रखने के आदेश जारी किए गए। पूरे इलाके में धारा 144 का कड़ाई से पालन करने के लिए भी कहा गया। वहीं बता दें कि गढ़वाल वन प्रभाग और कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे गांवों में बाघों का आतंक बना हुआ है। कॉर्बेट पार्क से लगे 25 गांवों में पिछले कई दिनों से 5 बाघों का एक झुंड नजर आ रहा है। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के नैनी ढांडा रिखणीखाल धुमाकोट ब्लॉक में बाघों ने अब तक 2 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। बाघ क्षेत्र के दर्जनों गांवों में 20 से ज्यादा मवेशियों को भी अपना निवाला बना चुका है। तो वहीं बाघों की धमक से लोगों में खौफ का माहौल है, जिसके बाद 25 गांवों में 11 घंटे का रात्रि कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 लागू कर दी गई। इसके साथ ही डीएम ने लैंसडाउन विधानसभा के रिखणीखाल तहसील के अंतर्गत डल्ला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाघ के हमले में पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। 16 अप्रैल की ये जो दुखद घटना है, उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी, जिसमें DFO और SDM और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो उपाय करने की कोशिश की है, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, प्लस आपको फॉडर अवेलेबल करवाया जाना है, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाने, कैमरा ट्रैप या पिंजरे लगाए जाने और ट्रैंकुलाइजर टीम्स बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा भी हुई और उस पर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। इस संबंध में यह है कि स्कूल्स में बच्चों की रक्षा या सुरक्षा को देखते हुए हम लोग कुछ समय के लिए प्रिकॉशनरी तौर पे स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखे जाने या कुछ समय के लिए उनका। मसूरी में माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यकरण को लेकर किए जा रहे कार्यों का जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। माल रोड और स्प्रिंग रोड का निरीक्षण किया गया। वहीं स्प्रिंग रोड पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता और नालियों के बंद होने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। इस मौके पर उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी को सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए। 15 अप्रैल की तो डेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट तो बहुत आगे तक की है, लेकिन हम लोगों की टाइमलाइन थी कि हम 30 अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए, बाद में फिर कॉबल स्टोन लगाने के और बाकी काम हो जाएंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ पे अभी काम चल रहा है और हमारी टाइमलाइन मोर और लेस 3-4 दिन आगे पीछे चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें विद इन टाइमलाइन। उसके अलावा भी यहाँ पे और काम है, जैसे स्प्रिंग रोड पे अभी निरीक्षण किया गया, जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है और जल निगम, जल संस्थान और PWD यहाँ पे हैं और इनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इनको तत्काल। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि दिन भर में इतना ही। नमस्कार।